अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट हंगामा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6। आई एम योर होस्ट तौकीर खालिद। और अगर मैचेस की बात करें तो शानदार और जानदार मैचेस नजर आ रहे हैं, जहां इस टूर्नामेंट के आगाज में बहुत ही लो टोटल स्कोरिंग, लो छोटे रन्स बनाए जा रहे थे, वहीं अब रन्स बहुत बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि वो रन्स चेज होते भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करते हैं कल के मैच के हवाले से, लाहौर वर्सेस मुल्तान मैच खेला गया, जहां मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेट और 22 बॉलर से जीत अपने नाम की। जबकि दूसरे मैच की बात करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जहां ज़ल्मी ने 3 विकेट से जीत अपने नाम की। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर ज़रा फाइन टच में दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर कप्तान सरफराज अहमद के 80 रन बनाने के बाद भी ये इस टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर आज के मैच की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची, जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। मेरे राइट साइड पर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब मौजूद है, जबकि लेफ्ट साइड पर नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है। तो राइट साइड से मैं स्टार्ट करूंगा, हारून रशीद साहब से स्टार्ट करूंगा। सर, कल के मैच के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैच की नहीं, मैं दूसरे मैच की बात करूंगा जो कि खेला गया कोयटा और पेशावर के दरमियान। आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर था डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स पे कि उसको अच्छा टारगेट देना पड़ेगा। शाम का मैच था, वो कोशिश बहुत की, जैसे आपने बताया सरफराज ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। और उसके बाद कल मैंने पहली दफ़ा आज़म को अपने नेचुरल वे में खेलते हुए देखा, जो एक बड़ा अच्छा साइन था कोयटा के लिए। लेकिन 198 रन्स भी अगर आप सेव ना कर सकें तो इसमें तो ऑब्वियसली फिर किस्मत का अमल दखल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से बड़ा अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की, आखिर वक्त तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि वो नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन जैसे कि उस दिन मैं कह रहा था कि रदरफोर्ड में मुझे थोड़ा सा स्पार्क नज़र आता है, जिस तरीके से वो हिटें मारता है, उसने कल मैच जिता दिया जिस तरीके से। और जो वहाब रियाज के 2 छक्के थे, बहुत टाइमली उसने छक्के मारे। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे वहाब रियाज, लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से 2 छक्के मार के अपनी टीम को वापस लेकर आए। और इवन फिर भी आप देखेंगे 3 बॉल में पहले उन्होंने 198 रन का जो हदफ है उसको अबूर कर लिया। नसीम, T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है कि तैयारी बेसिकली नेशनल हमारे बकिया टूर्नामेंट्स करवा पाए या नहीं करवा पाए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग से ये एक्सपेक्टेशंस है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भरपूर होगी। जो फील्डिंग स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप हम खेलना भी चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि इतने हाथों के इतने डॉली कैचेस छूटने लगे हैं, इस तरह के रनआउट मिस हो जाते हैं, और एक मैच में 4 कैचेस छूटते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? खेलना तो पड़ेगा। खैर, नंबर 1 एक चीज़ तो तय कि खेलने तो जाना पड़ेगा। आप कैसे भी फील्डर लेके जाओ, चाहे उनके हाथ में सुराख हो या जो भी हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा हैं। और अगर अभी वीज़ों की थोड़ी बात चल रही है, लेकिन आई थिंक वीज़े भी क्लियरेंस हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में क्लियरेंस हो जाती है। इस पे हम आगे बात करेंगे कि भाई अगर आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप हुई थी तो फिर पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले क्यों नहीं आए? जब हम वर्ल्ड कप में खेलते हैं, वर्ल्ड T20 में खेलते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी तो पता नहीं आगे होती है नहीं होती है, वहाँ खेलते हैं। वाइट बॉल से दोनों ममालिक आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर रेड बॉल से आमने सामने क्यों नहीं? ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, जाना पड़ेगा पहले तो इंडिया। कल मेरी मोहम्मद वसीम से बात हुई, बड़ा डिटेल एक मैंने उसके साथ इंटरव्यू किया था, वह चीफ सेलेक्टर है। तो मैंने कहा भाई आपके पास जो इस वक्त लॉट दिखाई दे रही है, चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, देखिए फील्डिंग तो हट जाए, अभी फील्डिंग तो जो स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है तौकीर, हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे हैं। देखें फील्डिंग स्टैंडर्ड, रनिंग बिटवीन द विकेट, आप गोरे की रनिंग बिटवीन द विकेट अपनी सरजमीन पे देख लीजिएगा, गोरे की फिटनेस लेवल उसका और उसकी फील्डिंग स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा, वहाँ प्रोफेशनलिज्म आपको झलकता है। एज वेल एज यार हमने पता नहीं क्या, देखिए ये शौक से होता है। ये जो साहब आपके सामने बैठे हुए हैं ना, ये दीवारें चीन कहलाते थे अपने दौर में। इधर इनके राइट से 4 फीट राइट से और 4 फीट लेफ्ट से भी गेंद कोई बहुत तेज़ होगी तो अगर ये नहीं पहुंच पाए तो नहीं पहुंच पाए, वरना पहुंच जाया करते थे। ये इनका शौक था। आपके अंदर से एक विल होती है। हमारी मैनेजमेंट, हमारा क्रिकेट बोर्ड, देखिए पहले तो खिलाड़ियों को अपना शौक दिखाना पड़ेगा कि मेरा शौक ये। दूसरा, हम बोलते हैं यो टेस्ट होगा, फलाना टेस्ट होगा, फिटनेस ये चाहिए। अबे भाई आप इतनी फिटनेस करा रहे हो, ये तो देखो उस फिटनेस के बावजूद भी जाने के बाद वो हाथों की गेंद छोड़ रहा है, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट वो दिखाई नहीं दे रही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दिखाई दे रही है। तो कि जहाँ पे दुनिया 3 रन कर रही है ना, हम 2 रन कर रहे हैं, जहाँ पे वो 2 रन कर रहे हैं ना, हम 1 रन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें अंदर से इनसिक्योरिटी है
कि मैं अगर रन नहीं करूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो वो जहाँ पे दो होते हैं वो एक ही करता है, खुदा ना खास्ता मैं रन आउट नहीं हो जाऊँ। वो टीम के लिए नहीं खेल रहा, इट्स अ टीम गेम। अगर जब खिलाड़ी टीम के लिए नहीं खेलेगा तो सूरत हाल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, और वही कौमों को या टीमों को नीचे ले जाने का सबब बनती है। फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे हम। देखें इंडियंस, आप देखें, उन्हें पता है कि अगर वो फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेगा तो उसके बाद एक बैठा हुआ है, उसके पीछे भी एक बैठा हुआ है। यहाँ पर तो ये ना कि मेरे पीछे तो है ही नहीं कोई, करना मैं नहीं है, वो आता है तो अभी उस स्टैंडर्ड का ही नहीं है। हमें अपना बैकअप तैयार करना पड़ेगा। और फिर अब फील्डिंग ड्रिल्स क्या, हम जॉन्टी रोड्स को भी ला के यहाँ ट्रेनिंग करा चुके हैं, हम पता नहीं किस किस को ला के ट्रेनिंग कराते हैं। वर्ल्ड के जो बेस्ट फील्डिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारी टीम के साथ होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो ये होता है, वो कहते हैं ना कि वो अंग्रेज़ी से उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं यहाँ पे आने के बाद, और अपनी नौकरियाँ बचाते हैं। बजाय इसके कि देखें, खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, खिलाड़ियों को ये बावर कराने के लिए, मोटिवेट नहीं बावर कराना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि ये वाली ड्रिल्स होंगी और इतनी देर की होंगी। वो तो ज़ाहिर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाता है। वो टीम कोच को खिलाड़ी कह देते हैं सर अब बस बहुत हो गया सर, और वो मान जाते हैं। हम नहीं, ये जो नसीम का एक पॉइंट, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्यों पाकिस्तानी जो है ना, ये जो बात इन्होंने की है बिल्कुल ठीक की है कि शौक, जब तक आपके अंदर शौक डेवलप नहीं होगा आप कैसे किसी चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। और आपको ज़बरदस्ती मैं अगर फील्डिंग ड्रिल करा रहा हूँ, आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आ जाते हैं, हार्टेडली आपको फील्डिंग ड्रिल्स करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, इससे तो इम्प्रूव नहीं होगी। मैंने जॉन्टी रोड्स को बावजूद अपने फील्डिंग सेशन होने के बाद अलग से वो अपने कोच को लेके जाता था और उसको कहता था कि मुझे ये चीज़ें आप कराएं। इतनी हंगर थी। जी, जो शौक की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये मैं जब पाकिस्तान टीम का कोच था तो हम साउथ अफ्रीका गए हुए थे। टॉप प्लेयर से सारे हमारे पास वसीम अकरम भी था, वकार यूनस भी थे, ये सारे लोग थे, सईद अनवर भी थे। तो मैं फील्डिंग के सेशन रखता था और उसके बाद वो करते थे। देखिए, उनके अपने आर्गूमेंट्स थे। जब उन्होंने देखा कि फील्डिंग सेशंस जो है हम करके, क्योंकि एक से 1.5 घंटे का हम सेशन करते थे, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सख्त भी होता था और उसमें थोड़ी सी डाइव्स और थोड़ा ये कराने की कोशिश करते थे हम। तो मुझसे ये कहा गया कि देखें, आप अगर उठा के देख लें हारून भाई, तो यहाँ हम अपनी बैटिंग से जीतते हैं, यहाँ अपनी बॉलिंग से जीतते हैं। पाकिस्तान की टीम कभी भी फील्डिंग से नहीं जीतती। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ पाकिस्तान टीम की। पाकिस्तान की टीम हमेशा या बॉलिंग से जीतती है या बैटिंग से जीतती है। तो अब ना हम लोग थक जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस जमाने में रिवर्स स्विंग बड़ा ज़बरदस्त होता था और हमारी टीम जो ये दोनों आउट कर देते हैं अगली टीमों को। कैमरे भी इतने नहीं थे उस वक्त, मतलब हाँ, तो मैं आपको सिर्फ ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज वेयर जो मैं ये फील करता हूँ कि इसका जब तक अगर हम फील्डिंग में एट पार नहीं पहुंचते जो कि बाहर की टीमें हैं, तो आप मुझे बताएं ना कि हम तो जब फील्ड में दाखिल होते हैं तो 30 रन तो ऑलरेडी बोर्ड पे लगा के जाते हैं, इसलिए कि वो हमने छोड़ने हैं, हमने कैचेस छोड़ने और फील्डिंग हमने मिस करनी है, तो वो 30 रन तो आप पहले से लगा के जाते हैं। तो अगर वो 175 का अगर वो लगाते हैं तो आप समझे कि आप 220 के करीब या 215 को आप चेज करेंगे जी, क्योंकि वो तो आपको रन नहीं देंगे। जैसे उन्होंने बताया कि वो आपको 1 रन नहीं लेने देते, आपका 1 का वो 2 नहीं करने देते आपको। वो आपका जहाँ 1 नहीं होता वो 1 ले लेते हैं, जहाँ 2 नहीं होने होते वहाँ 2 ले लेते हैं। मतलब कांस्टेंट प्रेशर में रखते हैं। Exactly, ये तो प्रेशर रहेगा। और दूसरा ये है कि इसमें आई थिंक पूरे थिंक टैंक को या जो भी है, ये देखे ना, गलतियाँ क्या, आप जीत के खुश हो जाते हैं। वो जीत में ही तो देखो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब फ़खर जमान जैसा जो कि बेस्ट फील्डर है, कल उससे भी आप कैच जो है वो ड्रॉप हुआ। सो इट्स नॉट दैट, देखिए कैचेस ड्रॉप होते हैं, वो भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो, अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम जो भी यहाँ आई थी, वो अपनी बैड फील्डिंग की वजह से हार के चली गई ना सीरीज। सो फील्डिंग आपकी कॉस्ट करती है। इट्स नॉट ओनली कि पाकिस्तान बुरी फील्डिंग करेगा तो हार जाएगा, दूसरे भी अगर फील्डिंग बुरी करेंगे तो वो भी हार जाएगा। वो बड़ा शाज़ो नादिर ही होता है कि साउथ अफ्रीका का जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो कैचेस गिरा दे, हम अगर पकड़ लें तो फिर वो शाज़ो नादिर होता है। दोनों में इतना बड़ा फ़र्क है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ अभी हारून भाई ने जो तौकीर बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपना शौक़ बहुत है। दूसरी चीज़ ये कि यार ऐसा लगता है हमारे हाथों में सुराख है और उनके हाथों में नहीं है। जब वो आते हैं, देखें डब्ल्यूसी कितनी सुकून से गेंद के नीचे आया, आराम से कैच पकड़ा, गेंद अंपायर की तरफ फेंक दी। हमारा वाला तो कैच लेने के बाद पहले तो वो गेंद वहाँ फेंकेगा, उसके बाद फिर वो मुक्का ऐसे करके घुमाएगा, यानी कि उसने कोई अचंबा कर दिया। उसके लिए वो नॉर्मल चीज़ है कि यार मुझे ये मेरा काम था ये पकड़ना, मैंने
उसने कहा मैंने ये पकड़ के एहसान कर दिया इस टीम के ऊपर। एक फ़र्क है अप्रोच का। बहुत बड़ा ये अप्रोच के ऊपर जो नसीम तो बात करो ना, मैं ये बताऊंगा, मैंने ना बाज़ दफ़े ये करता था कि मेरे हर नेट सेशन में ऑब्वियसली आप बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग का सेशन रखते थे, तो फील्डिंग का सेशन मैं हमेशा एंड में रखता था ताकि हम बैटिंग और बॉलिंग से फारिग हो जाएं, ताकि पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें। जो भी मैंने 40-45 मिनट्स का सेशन करना है उसको हमने पूरा थ्रस्ट देना है। सो बाज़ दफ़ा मैं जानबूझकर फील्डिंग का सेशन नहीं रखता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या प्लेयर्स मेरे पास आते हैं कि हारून भाई आज फील्डिंग नहीं हमने की। कितने प्लेयर आते थे हारून में? कोई भी नहीं आता। सो दिस इज व्हाट मैं उनको यही कहता था कि देखो अब वो नहीं रहा कि आप बैटिंग अच्छी करते हो या आप बॉलिंग अच्छी करते हो। अच्छा, जब तक आप तमाम अपने डिपार्टमेंट्स में अच्छा नहीं होगे तो नहीं होगा। अच्छा, उनके फास्ट बॉलर्स को आप देखें ना, क्या डाइव मारते हैं वो, क्या रोकते हैं, आप मुझे बताएं। वो हमारे फास्ट बॉलर उनके फास्ट बॉलर में फर्क है कि नहीं? अरुण भाई अभी मैं इंग्लैंड की टूर पे था, वहाँ पाकिस्तान टीम तो फील्डिंग ड्रिल्स हो रही थी, सर्दी बहुत थी। विंटर के अंदर जो लास्ट 2-3 साल हो गए, जिस सीरीज़ पे पाकिस्तान गया था 4 साल हो गए, वहाँ तौकीर ये हाल था कि कई मरतबा के वो जो स्लिप के कैच करा रहे हैं ना, तो यूं हाथ डाल के हटा लेता था हमारा फील्डर गेंद से। मैंने कहा ये कह रहे सर आप देखें ना, वो कोई उंगली में लग गई, कुछ हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हारा ये काम है, वहाँ पे तो उस ठंड में ही कैच आना है, उस वक्त क्या करोगे तुम। दूसरी चीज़, हमारे खिलाड़ियों को जब कहा जाता है ना, मैंने कई मरतबा ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान टीम के अटेंड किए, और सर छड़े ना सर, चले ना वो फुटबॉल खेलते हैं। अरे भाई तुम क्रिकेट के खिलाड़ी हो, तुमने सिर्फ इंजॉयमेंट चाहिए ज़िंदगी के अंदर, के फुटबॉल में एक इंजॉयमेंट होता है, 8 लड़के उधर हो गए, 8 लड़के इधर हो गए, एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। कोई सीरियस काम करो। देखो फील्डिंग आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है आप अपनी फिटनेस के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, समझ में आ रही है बात आप, लेकिन मेरा सवाल है हारून भाई, आप लोगों ने इतना इम्प्लीमेंट कराया, ये यो टेस्ट है क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कितनी ट्रेनिंग किया करते थे? आप ज़्यादातर अपने स्किल्स पे काम करते हुए दिखाई देते थे ना। जो यो टेस्ट के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो बात ये नसीम भाई, ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और यो टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, उनकी फिटनेस, यो टेस्ट। नसीम भाई ने सवाल किया था हरनशीद साहब से कि हरनशीद साहब ये बताइए कि यो टेस्ट जो है ये लिया ही क्यों जाता है जब हमारी फिटनेस जो है वो आज तक ऐसी दिखाई देती है? नहीं ऐसे नहीं है कि, क्योंकि आपको बताऊं कि ये यो टेस्ट या इस किस्म के जो फिटनेस टेस्ट होते हैं दुनिया भर में होते हैं। इट्स नॉट ओनली कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। सिर्फ मैं आपको एक फ़र्क बता दूं कि इन टेस्ट का जो फ़र्क है कि अगर बाहर का कोई अगर जो प्लेयर है, एक सर्टन टेस्ट अगर उसकी एक बेंच मार्क 15 या 16 है तो वो 17-18 करते हैं। वेराज हमारे वाले जो हैं वो हार्डली कोई 11। वाहिद रिजवान के मुतालिक मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा, शान मसूद जो है, ये लोग ऐसे हो। अब जैसे इन्होंने ये बात की ना, देखिए ये तो फिटनेस है जो कि आपको चाहिए टू प्ले गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। उसके बाद ये सेल्फ स्ट्रेंथ है और एंड्योरेंस है, ठीक है ना। अब आपने इस फिटनेस के साथ जो स्किल्स की वो बात कर रहे थे कि उसको डेवलप करना है जी। आप सोचिए ना, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट कब होगा कि जब आपकी फिटनेस आपकी स्किल्स को जो है कॉम्पनसेट करेगी। तो स्किल्स ये हैं कि अगर आप बैटिंग करना चाह रहे हैं तो अगर आप 50 करके पहले थक जाते थे तो आप 50 करके नहीं थकेंगे, आप 100 पे जाएंगे, आप 150 पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बॉलिंग में भी अगर आप 5 ओवर करके थक जाते थे तो अब आप कम से कम इस काबिल है कि वो चले जाएं। लेकिन अब इस फिटनेस के बाद आपने उस बॉलिंग की एक्यूरेसी को कैसे लाना है, उस बैटिंग में पावर हिटिंग को कैसे लेके आना, मतलब इस स्ट्रेंथ को उस स्ट्रेंथ में किस तरह से डेवलप करना है, किस तरीके से डेवलप करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप ये होगा फील्डिंग में ऑब्वियसली आपको आज आपके यहाँ से 5 से 6 कदम से या फीट से आपको गेंद नहीं जाना चाहिए। आपके यहाँ लेफ्ट साइड से गेंद नहीं जाना चाहिए, आपको स्लाइड करना आना चाहिए, आपको डाइव करना आना चाहिए। अच्छा, हम भी एक सवाल मैं बहुत देर से आपसे करना चाह रहा था। जिस तरह फील्डिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह दीवार चीन खुद नसीम भाई भी कह रहे हैं कि आपको कहा जाता था वो वर्ल्ड क्लास, जो वर्ल्ड के 1 या 2 टॉप फील्डर होते थे उसमें नो डाउट। अच्छा हरुण भाई, कितना फर्क पड़ता है जिस तरह अपना अगर इंसान इंडिविजुअली अपनी फील्डिंग को बेहतर करे, स्किल्स को बेहतर करे, तो या मैं बॉलर हूँ या मैं बैट्समैन हूँ, कुछ भी हो, वो स्किल भी मेरी ऑटोमेटिकली पॉलिश होगी। क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं आपको इस तरह की मिसाल देता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप जब इम्तिहानात से पहले आप अगर देख रहे हैं, इम्तिहानात से पहले आप क्या करते हैं? अगर आप इम्तिहानात से पहले अगर आप आधा घंटा स्टडीज़ को अपना देते थे तो आप बताएं इम्तिहानात से पहले आप कितना टाइम देते हैं?
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं जी। आप एक्स्ट्रा जाके ग्रुप सेशंस करते हैं। सो ये क्यों करते हैं? इसलिए कि आपने इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन हासिल करनी होती है। तो क्रिकेट में भी यही ना, आपका सीजन आने वाला है, आपको पता है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं फील्डिंग में देखिए, मैं एज ए प्रोफेशनल प्लेयर अपने आप को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, इसमें मैं अपने आप को 1 से 10 के मार्क्स दूंगा कि मैं सीजन से पहले कहाँ खड़ा हूँ। मैं अगर बैटिंग में समझ रहा हूँ कि मेरी फॉर्म 5-6 नंबर पे है, मुझे 7-8 पे जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। बॉलिंग में भी मैं देख रहा हूँ कि मैं 3 आउट कर रहा हूँ, 2 आउट कर रहा हूँ, मेरी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, तो मैंने इस बॉलिंग के लिए मैंने क्या करना है नेट्स पे जाके। इसी तरह फील्डिंग में मैं अगर 1 से 8 में मैं अगर 4 पे हूँ, तो मुझे तो लामाला 7 पे पहुंचना है ना। अपने आप को खुद गेज करना है, सेल्फ गेज करना है, अपने आप को खुद हम करना लोग है। उस वक्त क्या इतने सारे लोग होते थे, इतने सारे एनालिस्ट होते थे बताने के लिए, लैपटॉप लेके बैठे होते थे आपको बताने के नहीं, लिए? ऐसा नहीं था। उस जमाने में ये था कि हमारे यहाँ ना 1 महीने या 1.5 महीने के कैंप्स लगा करते थे। अच्छा। अब क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, आपको इस किस्म का मौका नहीं मिलता कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी सी फरागत मिले और आप आगे इन चीज़ों के ऊपर काम करें। जी। अब आपके पास सिर्फ प्री सीजन, जबकि आपका सीजन नहीं होता, वो एक टाइम पीरियड अवेलेबल है जिसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब उसके लिए मसला है कि हमारा मौसम इजाज़त नहीं देता हमें, हम उस ग्रुप को कैसे इकट्ठा करें जिस ग्रुप ने मिलकर काम करना है। हमें अच्छी तरह याद है कि मैं जावेद मियांदाद, इकबाल कासिम, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम कराची में होते थे, जो हमारा ऑफ सीजन होता था, तो हम ये सिकंदर बख्त, हम यूथ सेंटर के टेनिस कोर्ट में जाके हमने ऑस्ट्रेलिया जाना था, बॉल गीला करके सिकंदर बख्त जो है वो बाउंसर कर रहा है और हम उसके ऊपर खेल रहे हैं। मैं और जावेद जाके नेट्स पे एक दूसरे को बाउंसर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ बाउंसर्स वगैरह हमें मिलेंगे, क्योंकि वहाँ बाउंस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर्ड। और जहाँ तक फील्डिंग की आप बात करें, जावेद, मुझे अच्छी तरह याद है कि एडलेड का पहला टेस्ट मैच जब हम खेल रहे थे, मैं 12th मैन था और हमारे 1-2 प्लेयर्स अनफिट हो गए थे, तो मैं, वसीम राजा, जावेद मियांदाद, ये हम वो प्लेयर थे जिन्होंने पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, एक वक्त वो आगे के मैच हार रहे थे, लेकिन हमारी इस फील्डिंग ने इतना उनको मजबूर कर दिया कि वो डिफेंसिव पे चले गए, प्रेशराइज कर दिया और मैच वो ड्रॉ हो गया और उनके क्राउड ने उनको बू किया, इसलिए वो मैच जीतने की पोजीशन में थे। सो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील्डिंग की थी, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम नसीम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने वाली है कि 76 में जब पहुंचे तो पाकिस्तान की टीमें जो पहले जाती थी ना, उनकी फील्डिंग के ऊपर तो किसी किस्म का कोई उनको वो होता ही नहीं, तो उनकी 3-3 किस्तों में थ्रो पहुंचती थी। मेलबर्न में अगर गेंद कवर ड्राइव लगा है तो मुश्ताक मोहम्मद भाग रहे हैं, तारा बनता है ना थ्रो का भी, वो नहीं, मुश्ताक मोहम्मद भाग रहे हैं बॉल के पीछे, उसके पीछे जो है वो सादिक मोहम्मद भाग रहे हैं और उसके पीछे आसिफ इकबाल। मुश्ताक बाउंड्री लाइन से बॉल सादिक को फेंके, सादिक मुश्ताक और आसिफ को, और आसिफ की थ्रो अच्छी थी, वो वहाँ से बाउंड्री लाइन पर बॉल फेंके। तो जब हम 5-6 यंगस्टर जब ये 76 के उसमें गए ना, सिकंदर बख्त, मैं, जावेद मियांदाद, वसीम राजा, इकबाल कासिम, मुदस्सिर नज़र, तो लिटरली हमारी जब बाउंड्री लाइन से थ्रो जाने थी, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई चीज़ थी कि बाउंड्री लाइन से पाकिस्तानी फील्डर्स जो हैं वो विकेट कीपर के हाथों में बॉल फेंक रहे हैं। सो इस तरीके से हमारा जो है वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है, अगर न्यूजीलैंड का मैच आपको याद हो, माइनस ये ज़हीर अब्बास, इमरान खान और आसिफ इकबाल खेले थे और हम वो मैच जीत गए थे मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में। जी, वो फील्डिंग हमने क्या कैचेस किए थे, हमने क्या ज़बरदस्त वहाँ मतलब फील्डिंग और बॉलिंग हुई। सो फील्डिंग का तो बहुत बड़ा रोल हो गया है आज कल। सही बात है हारून भाई ने जो खास तौर पे हमने फील्डिंग स्टैंडर्ड, हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड ख़राब है, तो हमने इस पर इतनी डिटेल में बात की। हमने इस PSL के बाद भी बहुत सारे हंगामे करने, साथ बैठा करेंगे, डिस्कशन हमारी चलती रहेगी। अब ज़रा PSL हंगामा पे थोड़ा सा आते, हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तौकीर, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने भी क्रिकेट खेली है, पार स्कोर है क्या? वैसे एक बात है कि, और देखिए ड्यू फैक्टर कैमरे में भी दिखा रहे थे, कितनी घास पे दिखाई दे रही थी, और जो हसनैन का लास्ट ओवर के अंदर गेंद हुआ है ना, वो बता सकते हैं फाइट कि इस वक्त ड्यू फैक्टर का लेवल क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ पार स्कोर क्या है? बावजूद इसके नसीब कि वो बहुत चेंज भी हुए हैं, कल आपने नोट किया होगा कि बहुत चेंज हुए हैं, तो ड्राई बॉल भी वो आते ही वो एकदम से गीला हो जाता था बहुत। सरफराज मेरे पास जब परसों शो में आए तो उन्होंने ये बात कही कि नसीम भाई इतना ड्यू फैक्टर नहीं है, ये तो इतना ड्यू फैक्टर नहीं है। तो मैं अब ज़रा दोबारा लाइन पे लूँगा, वो जो गेंद आखिरी हुई थी उसका भी बता दो भाई। उस पर मुझे ये फील होता है कि हसनैन ना बहुत ज़्यादा जान लगाने, एक्स्ट्रा जान लगा रहा है, उसने वो गेंद जो है वो ज़ाया कर दिया, वरना अदरवाइज जो, और वो यॉर्कर करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, उस जगह पे रदरफोर्ड की विकेट मिलते हैं ना, तो 2 विकेटें उनकी रह जाती हैं, और फिर दोनों अब टेल एंडर्स हैं। अब वहाब भी आउट हो गए, तो और जिस तरह उन्होंने पहली गेंद पे बोल्ड मारा था वहाब को,
एक और ऐसी यॉर्कर गेंद अगर वो कर देते, इट कुड बी इंटरेस्टिंग मैच। इसमें यही थोड़ा एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का थोड़ा सा फर्क था, क्योंकि वो बहुत जान मारा था यॉर्कर के ऊपर, एक तो बैंग ऑन टारगेट हो गई। नहीं, आप एक्सपीरियंस की बात कर लें तो डेल स्टेन से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो किसी का नहीं था। देखिए मैं हारून भाई, मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, कि इनके जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, ज़्यादातर वो अपना जो टॉप टाइम होता है ना किसी क्रिकेट, वो गुजार चुके हैं। जैसे डेल स्टेन, डेलपोर्ट की मैं बात कर लेता हूँ, फैफ डुप्लेसी भी उस तरीके से नहीं रहे हैं अभी के, खासकर T20 फॉर्मेट के अंदर अगर सच्चाई से देखें तो वो उस तरीके से। क्रिस गेल अपना पीक टाइम गुजार चुके हैं, तो इनके पास जितने फॉरनर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सिवाय कैस के, बैन कटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं होते, काफ़ी अरसे से नहीं है, बैन कटिंग का कोई रोल नहीं है। बैन कटिंग भी अपना जो टाइम होता है वो गुजार चुके हैं। शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, मैंने पर्सनली ये चीज़ फील की कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक खिलाड़ी की पीक क्या है, तो जब अपनी वो पीक गुजार चुके हैं तो फिर तो ज़ाहिर प्रॉब्लम तो आएगी। अब इस देखिए T20 में प्लेयर्स मिलना भी एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें जैसे अब ये सीज़न शुरू हो गए में आपस में सब चलेगा, सो इसलिए भी आपको फिर इनमें इंसाफ करना पड़ेगा। दूसरा देखें, मैंने आपने उस दिन भी आपको मैंने कल रदरफोर्ड ने कितनी ज़बरदस्त और क्लीन हिटिंग की है। आप मुझे बताएं कि कहीं भी ऐसा लगा कि उसने कोई क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला, बिल्कुल सीधे बैट के साथ जो कनेक्शन है वो फिर बाउंड्री लाइन के बाहर ही गया है। सो मैं तो देख रहा हूँ कि अगर ये वेस्ट इंडीज़ की टीम में आ जाएंगे तो वेस्ट इंडीज़ की टीम तो T20 की बहुत स्ट्रांग टीम होने जा रही है। खेलते रहे अभी रदरफोर्ड टीम का हिस्से थे अभी, क्योंकि शायद क्रिस गेल गए हैं, ये तो नहीं गए बिल्कुल इनकी, क्योंकि रिसेंट अभी जो IPL खेले थे ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, इस वजह से शायद उनको ड्रॉप किया गया। क्रिस गेल ने वहाँ 2-3 इनिंग खेली, फिर T10 में जो खेली ना अभी उन्होंने, कोई 28 गेंदों पे उन्होंने कोई 80+ रन स्कोर कर दिए थे। वहाँ से एक दफ़ा फिर क्रिस गेल का एरा कहते हैं कि स्टार्ट हुआ। देखें हफीज़ जैसी बैटिंग, एज फिर एज ही होती है, क्रिस गेल एज हो गई है। हफीज़ अब अगर जिस वक्त भी उनका डाउन होना शुरू हुए ना, फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त ये वो लास्ट एक एक्सपीरियंस जब हो जाता है, जो ख़ास उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया हुआ है, उनकी फ़िटनेस और हैदर अली की फ़िटनेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं हफीज़ जब वो ये वाली बैटिंग कर रहे हैं, जब उनकी ये हिटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात हारून भाई भी एग्री करेंगे कि अब वो देखें 40 साल अगर वो खुद लिख रहे हैं, तो हारून भाई ने तो 15 साल कम कराई थी अपनी उम्र जब क्रिकेट खेली। क्रिकेटर्स उम्र कम कराते हैं हारून भाई, तो अभी एग्जैक्टली अगर देखें तो 42-43 होंगे। शाहिद खान अफरीदी आप क्या समझ रहे हैं कि वो एक और खिलाड़ी थे, वो इफ्तिखार अहमद 29 साल के हैं अभी तक। भाई इफ्तिखार अहमद की तो पोते भी सामने आ गए, मेरे ख्याल है दादा बन गए, तो 29 साल के हैं। मैं एक मजाक कर रहा हूँ। अबे आप ये अपने क्रिकेटर्स को बचा रहे हैं यहाँ पे कि उम्र छुपाने पे। इट्स नॉट दैट, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ उम्र छुपाने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल आपके स्पोर्ट्स में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है या कम्पीट करना है तो उसके एक सर्टेन बेंच मार्क्स है। बिल्कुल, उसमें आपका एज का जो पैरामीटर है ना या उसका क्राइटेरिया है वो साइड पे है। अगर आप उन बेंच मार्क्स को पूरा करते हैं, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग प्लस फिटनेस जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर आप उसको मीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने देखा कि इस तरह लोग खेलते रहते हैं। इवन बॉबी सिम्पसन को तो पता नहीं एट द एज ऑफ 49 वापस बुलाया था कि आप आगे कप्तानी कर लें। यूनुस अहमद जो आगे खेले थे इंडिया में, यूनुस अहमद इमरान ने बुलाया था इंडिया की सीरीज में, ही वॉज 44। बिल्कुल सही। और दूसरा ये मैं बताऊँ आपको कि कल के मैच के हारने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रेशर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स पे आ गया है। तो 3 मैचेस हारने का मतलब ये है कि 7 मैचेस रह गए हैं एट द मोस्ट। अगर ये सारे मैचेस जीतें तब जाके 14 पॉइंट्स पे पहुंचे। एटलीस्ट 6 तो जीतने पड़ेंगे इनको अब 7 में से। मतलब ये कि 12 अगर तो 10 पॉइंट्स पे फिनिश करते हैं, अगर ये 5 मैच जीते हैं, 6 मैच 12 पे होंगे, तो दूसरी टीमें जो ऑलरेडी इस वक्त 6 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं, 4 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों मैच जीत के 4 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स से में एक मैच हार के कराची किंग्स या दूसरी जो एक दो टीमें वो 4-4 पॉइंट पे हैं। हारून भाई जो पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स खेले उससे उनका रन रेट बहुत मुतासिर हुआ है, माइनस में चल रहे हैं वो, और -1 पॉइंट समथिंग लाहौर कलंदर्स का भी कल के मैच के बाद रन रेट माइनस में आए, और यही वजह है कि 2 मैच जीतने के बाद वो तीसरे नंबर पर आ गए। और उसी पे अगर हम आ जाएं तो मुल्तान सुल्तान के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच था वो, और वो जीते, और वो 4 ओवर बचा के गए, 4 ओवर बचा, तो वो उनका डेफिनेटली प्लस में गया होगा उनका नेट रन रेट। सो जो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान में भी अगेन अब लाहौर कलंदर ने रन्स कम किए,
अगर आप देखेंगे अब दिन वाले मैच में खेल रहे हैं तो इतना तो आप कम से कम 180-90 रन हाँ, करें try ताकि put on आपको करें। ड्राई कंडीशन मिलेंगी, उसमें आप डिफेंड कर सकेंगे। उसमें भी अगर आप देखेंगे वो भी 16.2 ओवर में मुल्तान सुल्तान ने रन कर लिए, बिल्कुल, जिसमें शुएब मकसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। उसके बाद ये है कि 22 गेंदें बचाई, 7 विकेटें। जी जी बिल्कुल। वैसे ही एक हारून भाई से सवाल, तौकीर भाई आपको ये करना चाहिए अबाउट, लेकिन आप बता दें कि हम किस पे बात करेंगे। वो ये कि सरफराज ने कल 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की मुश्किल मौके पे, तो अभी एक हेल्दी कंपटीशन है जैसे मोइन और राशिद के दरमियान हुआ करता था। ये हारून भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मेरा ख्याल है आप ब्रेक पे जाके ये बात करें। इसी डिस्कशन को रखने जारी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, कहीं जाने का नहीं है। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से आपने सुना नसीम भाई का ये सवाल था कि जिस तरह से एक वक्त था कि जिस तरह से मोइन खान और राशिद लतीफ़ साहब के दरमियान एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था, वही कंपटीशन अब दिखने में आ रहा है मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद का। क्योंकि जिस तरह से कल मोहम्मद रिजवान ने 76 रन की इनिंग खेली और साथ में फिर दूसरे मैच के अंदर सरफराज अहमद ने बीइंग कैप्टन 80 रन की इनिंग खेली, तो वो भी हार मानने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है हारून भाई? हाँ बिल्कुल। देखिए इस कम्पेटिटिव दौर में आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है, चाहे वो जो भी सिचुएशन है। उसको पता है कि कंपटीशन है, दोनों को पता है कि हमारा कंपटीशन है, अगर एक में अच्छा नहीं किया तो कोई दूसरा जगह ले लेगा। मुझे सिर्फ एक कंसर्न है उसमें कि माशाल्लाह दोनों रन्स कर रहे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है रिजवान, और जिस तरह फॉर्म में वापस आए हैं सरफराज ने बहुत उम्दा बैटिंग की है। मुझे इशू सिर्फ ये है कि क्या सरफराज फील्डिंग कर सकता है, लेकिन जो मोइन खान और राशिद लतीफ़ में जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसमें से दोनों के दोनों ऐसे थे कि वो फील्डिंग कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर सरफराज तो बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करता हुआ भी हमें नजर आया है, जब भी हमने देखा कि जब उसको ऐसे फील्डिंग अच्छी करता है वो, ठीक है। क्या कीपिंग में टीम मैनेजमेंट ये सोच सकती है कि जी सरफराज को कीपिंग कराई जाए और रिजवान को फील्डिंग कराई जाए, अगर ये सिचुएशन आती है कहीं तो? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आपके पास दूसरे स्ट्राइकिंग बैट्समैन आ रहे हैं, यंग हैदर अली बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, आसिफ अली ने भी आके अपनी दोबारा फॉर्म दिखाई है, शुएब मकसूद ने आते ही रन्स करने शुरू कर दिए हैं। तो क्या जब ये लोग थिंक टैंक जब बैठेगा, जब ये सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, जब ये सोचेगी कि हमें क्या 2 विकेट कीपर की ज़रूरत होती है T20 की कॉम्पिटिशन में, उस सूरत में तो हो सकती है अगर आपके पास कोई क्वालिटी बैट्समैन, कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन ऐसा नजर ना आए। 200 के एवरेज से कल स्ट्राइक रेट से खेले हैं सरफराज, इसी तरह 200 से स्ट्राइक खेलने वाले आसिफ बैठे हुए हैं बाहर, इसी तरह 200 से स्ट्राइक खेलने वाले शुएब मकसूद हैं, शजील हैं, इसी तरह के और आजम खान अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो इम्प्रूव करते हैं तो उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा डाइसी सिचुएशन होगी सिलेक्शन कमेटी के लिए कि अगर तो वो ये फील करते हैं कि जी हमें इन दोनों से जाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस है डेफिनेटली सरफराज के पास। सबसे बड़ा ये है कि एक्सपीरियंस है, उसको मैच को चलाना आता है जी, कि किस तरीके से क्या करना है और उसके मुताबिक वो खेल सकता है। तो ये जरा सोचने वाली बात है। लीडर भी ऑप्शन सरफराज का दिखाई देता है, गो के कप्तान ना हो, लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का, और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहैसियत लीडर उनकी परफॉर्मेंस है। गो के अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स में वो तीनों टॉस हार गए और तीनों मैच उन्होंने रात को खेले। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स के आप देखें, उनका बैड लक इस हवाले से भी कह सकते हैं, वो टॉस नहीं जीते एक भी, और अब सारे ही मैचों में हो रहा है कि टारगेट चेस हो रहे हैं, और उन्होंने तीनों मैच रात में खेले, उन्होंने दिन में नहीं खेला कि किसी मैच के अंदर कोई इक्वल उनको चांस मिलता हो। तो सरफराज के साथ थोड़ा है, लेकिन एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल है, रिजल्ट देना होगा। मेरा नहीं ख्याल, देखें जिस वक्त बहुत थोड़े से मैच हैं जिसमें राशिद लतीफ़ और मोइन खान दोनों एक मैच में खेले हों, 1 या 2 मैच होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो दोनों बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, तो सिलेक्शन कमेटी के पास ऑप्शन नहीं था और उन्हें भेजना पड़ गया था क्योंकि हमारे बैट्समैन उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर इस जगह पे आप देखें जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है, मैं नहीं समझता कि सरफराज और रिजवान दोनों एक साथ टीम में होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं दिखाई देता पॉसिबल, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन हैं। देखें आजम खान की जो अभी बात की हारून भाई ने, आजम खान की सूरत में अगर आजम कोई बड़ी हिटिंग कर जाए, अभी उन्हें करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया उन्होंने, अभी बहुत साबित करना पड़ेगा, लेकिन वो कैपेबल है, ऐसा नहीं है वो एक बड़े बहुत मुश्किल होता है कि आपका बाप कोई बड़ा क्रिकेटर हो और उनका बेटा भी जो है उसी तरह परफॉर्म करे, लेकिन ग्राउंड अपना था जहाँ से वो बचपन से बड़ा हुआ है, ये बहुत कम लोगों को मैसर आया है। देखें हनीफ मोहम्मद साहब और जावेद भाई मुझे बताते हैं कि शुएब मोहम्मद को मैं इसलिए मार्जिन ज़्यादा देता था, कहते यार मैं बड़ा परेशान होता था, मैं पहली गेंद पे सिंगल लेके चला गया, 5 गेंदें जो है ना वो रोक दी, कहता है लेकिन बाकी बैट्समैन ऐसा करते थे तो समझ में आता था,
मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शुएब अगर ऐसा करता था तो मैं कहता था ये बहुत प्रेशर क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि हर तरफ से आवाज़ ये आ रही होती है हनीफ मोहम्मद साहब का बेटा है, उन्होंने शामिल करा दिया है और ये खेले जा रहे हैं। और उसकी आप परफॉर्मेंस देखें, शुएब बुरा नहीं खेले अपने कैरियर के अंदर जो 50 टेस्ट मैच खेले। हाँ, मैं सिर्फ ये बात करता हारून भाई कि अगर हम कंपेयर करते हैं, मुझे आजम खान तो आता हुआ लगता है टीम में। आप आगे सरफराज कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलना शुरू हो जाए और थोड़ा सा रिजवान खराब हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, वरना रिजवान का तो लक ऐसा है, विकेट से लग के गेंद जा रही है तो बेल्स नहीं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, एज लग रहा है तो छक्का हो रहा है। तो कहने का मकसद है लक। क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट में लक बहुत ही, जिंदगी में लक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में बहुत होता है। आपका कैच छूट जाए भाई, रिजवान सेंचुरी नहीं करते, इतने रिकॉर्ड नहीं होते, 2 कैच तो उनके हाथों के गिर गए थे जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। इस वक्त लक चल रहा है, लेकिन अगर यही सरफराज का लक चल जाता है, किस्मत उन पे मेहरबान हो जाती है, वो अल्लाह ताला के हाथ में कि किसने किसको क्या किया है। लेकिन सरफराज का हाथ में चलता है तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। जो ये बात करें वो लक यहाँ चल रहा है ना, ये वर्ल्ड कप में भी चलना चाहिए, वहां तक कंटिन्यू करना चाहिए। मैं वहां तक ब्रेक अभी पता है क्या है तौकीर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी टीमों ने 7-7 मैचेस खेलने हैं यार, अभी थोड़े मैचेस नहीं है। इन 7 मैचों में खुदा न खास्ता, अल्लाह करे रिजवान की जो फॉर्म है अल्लाह वो बरकरार रहे, सरफराज जिस तरह खेल रहा है इसी तरह खेलें इंशाअल्लाह। मेरे मुल्क के खिलाड़ी हैं, मेरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हम एक टेक्निकल एनालाइज अगर करते हैं, अगर रिजवान अगले 7 मैचों में से 6 में से उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके और 5 मैचों में सरफराज जो है वो परफॉर्म कर दे, ये ऐसी दीवानी कौम है, आप सोशल मीडिया भी भर देगी और आवाज़ें भी निकालना शुरू कर देगी। आप ये एक लम्हे में चेंज होता है सिनारियो। फवाद आलम कहाँ थे? कहीं थे। और फवाद आलम इस वक्त जो है वो बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग एजेंसीज है ना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पे मेहरबान हो जाए, वक्त का पता नहीं चलता, एक लम्हे में चेंज हो जाता है। तो देखें, उस अपनी जवाब पे ही आता हूँ कि रिजवान और सरफराज वो तो एक साथ नहीं हो सकते टीम में। मेरी तो अपनी पर्सनल राय, मैं जब यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि बाबर आजम और रिजवान के साथ हम ओपन नहीं कर सकते, हमें फ़खर या शर्जील में से कोई एक लाजमी चाहिए। इसलिए चाहिए कि आपको भाई एक तो बंदा पावर प्ले का फ़ायदा उठाए प्रॉपर तौर पे। भाई दोनों ने थोड़ा सा, अब तो रिजवान के ज़रा छक्के वगैरह भी उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन वो जो टाइमिंग, दोनों टाइमर है, ज़्यादातर नीचे गेम खेलते हैं। सरफराज ने क्या किया है कल? सरफराज ने कौन से छक्के मारे? एक छक्का है उनका, 13 चौके हैं उनके। जो 200 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए, सारे नीचे खेले हैं वो, ज़्यादातर इधर उधर जो वहाब को उन्होंने शॉट्स खेले। आजम मुझे कंटेंडर लग रहा है आने वाले वक्त में। देखिए ज़ीशान अशरफ उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह लास्ट ईयर उसकी हाइप बनी थी, हारून भाई नहीं कर सका। लेकिन आजम जिस तरीके से फेयरलेस खेलता है, वो आजम की जो अच्छी चीज़ है, वो नहीं परवाह करता कि मेरे वालिद बैठे हुए डग आउट के अंदर, बाहर जाके डांट खा लूंगा, खेलूंगा अपना। ये मैंने आजम को देखा, ये वाली चीज़ मोइन भाई ने कई मरतबा। स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा रोक के खेला है उन्होंने, लेकिन इवेंचुअली असल में बात ये थी कि उस मैच में, जो पहला मैच था जब आजम जल्दी आए थे, विकेटें भी तो कितनी गिर गई थी, सूरत हाल चेंज थी। देखिए आजम को आप लेकिन इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर आजम अगर नीचे नहीं आएंगे तो किस जगह पे आएंगे? ऊपर तो आ नहीं सकते इस वक्त, तो फिलहाल तो ये सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आजम ने ओपन की है और काफ़ी ओपनिंग की है उन्होंने स्कूल क्रिकेट के अंदर। खैर मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत छोटे थे उस वक्त जिस वक्त उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर कर दी थी बहैसियत ओपनर T20 क्रिकेट में, तो वो नए बॉल को भी खेल लेते हैं। अगर आने वाले वक्त में कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोई प्रॉब्लम होता है और साइम अयूब अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, कल गो के उन्होंने कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले थे, तो आजम खान को अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ऊपर ला के खिलाती है, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जो सूरत अब तो करो या मरो वाली सूरत हाल होती जा रही है ग्लैडिएटर्स के लिए, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है कौन सा नहीं बनाना बहुत डिफिकल्ट हुआ हुआ है, बहुत मुश्किल है। अपने प्लेयर्स आपके पास अच्छे थे ना, ये बड़ी सिचुएशन हो जाती है जब आपके पास अगर 20 से 22 प्लेयर्स का पूल हो और सबके सब जो है वो 16 में या 14 में आ सकते हो, तो बड़ी इसमें मुश्किल सिचुएशन होती है। लेकिन अगर हम इन मैचेस की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ है, ख़ास तौर पर बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस मिल रही हैं, बैट्समैन को रन्स करने चाहिए, इसमें कोई वो शक नहीं है। सुल्तान अपना मैच जीती है कल, उसके बाद यह कि कोयटा ग्लैडिएटर्स कल फिर मैच हार गई पेशावर ज़ल्मी से, प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा। लाहौर कलंदर को भी अपने आप को सोचना पड़ेगा क्योंकि उनकी भी बैटिंग ऑर्डर इतना नहीं चल सका, 157 रन उन्होंने कल किए और उनकी बॉलिंग भी कल बिल्कुल ही और भाई
एक मेरा बहुत ही एक नसीम भाई खेल वही हो गया। शादी से पहले बस ये हारून भाई से सवाल करके जाना है हमने। अभी कराची में हमें इतना ड्यू फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो लाहौर में कितना होगा ये हारून भाई आप सब समझ सकते हैं कि वहाँ की सूरत हाल कराची में कितना ड्यू फैक्टर दिखाई दे नहीं, रहा है? लेकिन नहीं, अब बात ये है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो हम सवाल डाल के जाएंगे, ये हारून भाई जवाब दे सकते हैं। कल गेंद चेंज हुई थी एक, उसके बावजूद भी गेंद गीली हो रही थी, तो क्या सिमिलर टाइप ऑफ गेंद हर 5 ओवर के बाद या 6 ओवर के बाद अगर चेंज करके टीम को दी जाए ताकि टीमों ये तवाज़ुन कायम हो, वरना जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। और लाहौर में तो इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल होनी है, वहाँ ड्यू बहुत है। तो क्या हर 5 ओवर के बाद उस टीम को ऑप्शन दिया जाए गेंद चेंज करने का, ताकि कहीं ना कहीं उनको वो जो एक एडवांटेज चल रहा है टॉस जीतने वाली टीम का, उसको बराबर किया जा सके? हारून भाई क्या कहते हैं, ज़रा पूछिएगा। क्या पॉसिबिलिटी है इस हवाले से? इसका जवाब लेंगे हारून रशीद साहब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक मैच में, नसीम भाई यही कह रहे थे कि एक इनिंग के अंदर 2 से 3 दफा गेम चेंज हो सकता है, या नहीं पॉसिबल है ये 2 दफा चेंज होता है? क्योंकि उस तवाज़ुन को कायम करने के लिए जो तवाज़ुन अब तक दिखाई नहीं दिया, टॉस जीत रही है जो टीम वो मैच जीत रही है, और एटलीस्ट जो लास्ट वाली बॉलिंग होती है अगर शाम वाले में, उसमें तो गेंद इतना गीला हो जाता है। कल कैमरा भी बार बार दिखा रहा था, ड्यू फैक्टर था। लॉ क्या कहता है, ये कानून बनाने वाले बैठे हैं, पूछें। नहीं, ऐसा नहीं। आई थिंक ये चीज़ मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करूँगा कि ये तो चीज़ पहले से ही पता थी कि ड्यू फैक्टर होगा, और यहाँ के बजाय लाहौर में और ज़्यादा होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। सो अगर तो कोई भी आपने कानून या कवानीन बनाने होते हैं ना, तो वो टूर्नामेंट से पहले बनाते हैं। अब 7 से आज या जो शुरू होंगे मैचेस, इनको अगर आप मिला लें तो ऑलरेडी 1 हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है, आपका ये टूर्नामेंट हो चुका है। जो टीमें सफ़र कर चुकी हैं सेकंड बैटिंग करते हुए या सेकंड बॉलिंग करते हुए, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते ना। तो जो डिसएडवांटेज उनको हो गया, कल को पता लगा कि उन्होंने सेकंड बैटिंग करनी है। सो ये डिसएडवांटेज इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक ये फीजिबल नहीं है। आई थिंक कोई भी टीम इसको नहीं मानेगी, क्योंकि कल को टॉस तो वो भी जीत सकती है ना। अभी लॉ तो खैर हमने ये भी बनाया था कि बायो सिक्योर बबल के अंदर टीम के ऑनर नहीं मिलेंगे, तो ऑनर जाके मिले थे, फिर टीम जाके होटल में बैठ गई थी, आधे घंटे लेट आके फिर अपनी गाड़ी में बैठी थी नाराज होके कि हम ये जाएंगे तो खेलेंगे। आपने अपना कानून तोड़ा था ना। वो ऑफ फील्ड क्रिकेट थी, ये ऑन फील्ड क्रिकेट है। क्योंकि क्रिकेट जब आप बीच में खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें लॉ या रूल्स को चेंज करना जो है ना, वो इतना आसान नहीं होता। जिस तरह की क्रिकेट लोग तो बात करते हैं ऑफ द फील्ड ही ज्यादा हो रही होती है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक ये जो चीज़ आप बात करें, नेक्स्ट उसके लिए सोचनी चाहिए। दूसरा ये कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हम चेंज कर सकते हैं, PSL में चेंज कर देंगे। व्हाट अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, अगर वहाँ भी यही सिचुएशन हो, इंडिया में अगर आपका वर्ल्ड कप है, पता लगा जनाब अक्टूबर के महीने में अगर वो वर्ल्ड कप है, तो डेफिनेटली ड्यू का फैक्टर वहाँ भी होगा। अब कोई एक ऐसी चीज मुख्तलिफ इजादात होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या वो है। जो गेंद सुखाने के लिए कोई ऐसा आला सुखाने के लिए नहीं होता है कि एक ऐसा एक केमिकल आता है कि जब ब्रेक होता है ना, तो उस केमिकल को पूरे ग्राउंड में वो फैला देते हैं। उससे ये होता है कि जो ड्यू का फैक्टर है अपना वो कम हो जाना चाहिए। प्रॉब्ली इंटरनेशनल मैचेस में और इन सारी चीज़ों में ये चीज़ लाहौर में भी हमने एक दफ़ा ये किया था। तो उससे ये हुआ कि 15 ओवर्स या 10 से 12 ओवर या 15 ओवर्स जो हैं वो तो बड़े अच्छे गुजर जाते थे, और उसमें ही एडवांटेज दूसरी टीमें ले जाती हैं, आखिर के 5 ओवर में ठीक हो जाते। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है ये काम कि आपको इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। केमिकल क्या यूज हो रहा है, नहीं हो रहा अभी वो केमिकल यहाँ यूज नहीं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें किस तरीके से ये कर रहे हैं कैसे नहीं। लेकिन वो एक सब्सटेंस आता है जिसको आप अगर आपने लास्ट टाइम कहाँ यूज किया था? ये हमने लाहौर में जब पहले एक हुआ नेशनल T20 में। नेशनल T20 में। बिल्कुल ठीक है। भाई आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है जो मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी हम अगर आज के मैचेस की बात कर लें, तो अगेन आज फिर इम्पोर्टेंट मैचेस हैं। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची, यस एग्जैक्टली। और फिर ये डे मैच है, और डे मैच में अगेन जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको एक अच्छा टारगेट जो है ना वो सेट करना पड़ेगा, ताकि वो अगर 180, 90 या 200 के करीब तक अगर पहुंचते हैं, तो फिर दिन ही दिन में आप उसको डिफेंड करने के काबिल होंगे। तो इसलिए अगर आज जो टीम टॉस हारेगी भी, उसकी कोशिश यही होगी कि वो तकरीबन 200 के हदफ तक जाने की कोशिश करे। लेकिन सेकंड मैच जो हमारा है वो अगेन टॉस बहुत क्रूशल होगा। पहले मैच में टॉस की इतनी अहमियत नहीं है टॉकी, क्योंकि दिन ही दिन में मैच खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे मैच में टॉस की अहमियत बहुत बढ़ जाती है।
इस्लामाबाद और पेशावर का जो मैच है यस वो उसमें लाजमी तौर पे, और दोनों की बैटिंग बड़ी तगड़ी है। ये भी यहाँ पे भी भाई देखें, मैं शर्जील को रन्स करता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं फ़खर को रन्स करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं इसलिए देखना चाहता हूँ, मुझे पता है मेरे मुल्क के दो ऐसे ओपनर हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का भी तजुर्बा है, वो जो एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर को, वो दोनों कर चुके हैं। और इंडिया की सरजमीन पे जब इन दोनों में से कोई भी चलेगा तो एक दोनों ही बिल्कुल अपने हिसाब से जो है ना कैफियत का नाम है। साइम अय्यूब की जगह अनवर अली को खिला रहे हैं तो देखें, आपको वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बेंटन को ला रहा हूँ तो एक फॉरेन प्लेयर हमें बाहर करना है इनमें से। उस सूरत में तो मैं कहता हूँ बैन कटिंग को भी आपने 3 मैच दे दिए ना, वो उस तरीके से कटिंग नहीं दिखा सके जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे। वो सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर आपके पास अवेलेबल है, किसकी सूरत में? अनवर अली की सूरत में। लेकिन साइम अय्यूब को रिप्लेस कोई ओपनर करेगा और वो बेंटन कर सकता है, मेरी अपनी राय में। हाँ बेंटन तो आज ही प्लीज शनवारी को बाहर बिठा के आप उसको लेकर आए अपना स्पिनर को, अरिश को खिलाएं यार, देखा जाएगा। आज के मैच में किसके साथ जाएंगे हारून भाई? मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची है मुश्किल। अगर तो कराची को पहले बैटिंग नहीं आती और अगर मुल्तान पहले बैटिंग करके 200 प्लस कर जाता है तो कराची के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक बताएं आप, ये देखिए टेक्निकल नहीं, ये बताएं मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मैं उस टीम के साथ जा रहा हूँ जो पहले बैटिंग करते हुए 200 रन करे। ये हर दफा एक ऐसा स्टेटमेंट, सियासी स्टेटमेंट देके जाते हैं आप। नहीं जीत सकते नसीम भाई, आप बताएं नसीम भाई। नहीं, पहले दूसरी टीम भी तो पूछे उनसे यार। मैं आई वुड स्टिल गो फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान। मैं आज जाऊंगा कराची किंग्स के साथ, इसलिए जाऊंगा कि एक तो मैं कराची में हूँ भाई, सबसे बड़ी चीज़ कहीं तो सपोर्ट करूँ और दूसरी चीज़ कि मैं शर्जील की वजह से जाना चाहता हूँ। मैं उस प्लेयर को देखना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आमिर ने आज कैसी गेंदें की करते हैं, मुझे ये भी देखना है कि आमिर क्या कर रहे हैं वहाँ पे। कराची किंग्स के साथ जाना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे मैच में बात करें तो आपने इस्लामाबाद लिए, तो ठीक है हम जुल्म ढाएंगे इन पे, ज़ल्मी के साथ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं पहले मैच में नसीम भाई जाना चाहूँगा मुल्तान के साथ और दूसरे मैच में जाना चाहूँगा ज़ल्मी के साथ। वहाँ पारी हो रही है ना असल में। वैसे जो उन्होंने इस्लामाबाद लिए ना बहुत समझ के लिए, बहुत मुश्किल से हारेगी जो उनकी बैटिंग नजर आ रही है ना। ऑलराइट। थैंक यू सो मच नसीम भाई। वेलकम। थैंक यू सो मच हारून भाई। और जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ मकसद बिल्कुल भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। हमारे बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये कहना है कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए पाकिस्तान के लिए चाहिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। जो अच्छा प्लेयर सिलेक्ट होगा पाकिस्तान सुपर लीग से, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाअल्लाह वो सिलेक्ट होगा, चाहे वो ओपनर हो बॉलर हो। और आई होप कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बेहतर नजर आए। अब आपसे होती है हमारी कल मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।